कि आज का जो विषय है वो है भारत में मेहनतकशों की एकता और संघर्षों को आगे बढ़ाने में कम्युनिस्टों की भूमिका। साथियों, इस विषय को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए और बहुत गहराई से या साफ तरीके से आप समझ सकें, इसके लिहाज से मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि हमारे देश में ये कम्युनिस्ट आंदोलन का 100वां वर्ष है, पूरा हो रहा है। और इसी वर्ष हमारे देश में संगठित मजदूर आंदोलन का भी 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और CITU के गठन के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो ये कोई एक संयोग नहीं है, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के लिए मेहनतकश और मजदूर वर्ग एक केंद्रीय ताकत है। ऐतिहासिक रूप से इस संघर्ष में, ये जो समाज में जो संघर्ष चल रहा है, इस पूंजीवादी निजाम को ध्वस्त करके समाजवाद को लाने का, इस संघर्ष का वो केंद्रीय तत्व है मेहनतकश मजदूर वर्ग। और इसीलिए उन्हें संगठित करने में कम्युनिस्टों की भूमिका के बारे में कोई विमर्श की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कम्युनिस्टों का जो मूल ध्येय है, ऐतिहासिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, वो बिना मजदूर वर्ग की भूमिका के उस ध्येय को पूरा हो ही नहीं सकता। और इसलिए साथियों, ये जो विषय है, इस विषय पर आने से पहले मैं आप सबसे 2-3 बुनियादी बातें और रखना चाहता हूँ। पहली बात है कि जब हमारे 100 वर्ष पूरे हुए तो हमारे बहुत सारे साथी बहुत ही इनोसेंटली एक सवाल करते हैं, साथियों, हम तो अभी तक राष्ट्रव्यापी जनाधार ही नहीं बना पाए, हमारी संसदीय शक्ति तो कम हो रही है, आज की युवा पीढ़ी और नए तबके तो जुड़ने से के बजाय हमसे बिचक रहे हैं, अलग हो रहे हैं। अब ये जो कुछ भावुकतापूर्ण जो बातें हैं या भावुकतापूर्ण जो कोई सवाल हैं, इनके बारे में जरा थोड़े से गहराई से हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए आज के इस संदर्भ में, आज के इस मौके पर, कि हम मानते हैं कि हमारे जो साथी है, जो बात रखते हैं, उनकी ये चिंता वाजिब है, लेकिन हमारे साथियों को कम्युनिस्ट आंदोलन के संदर्भ में समझना चाहिए कि हम किस संघर्ष में शामिल हैं और हमारी शक्ति का या प्रयासों का या परिणाम का किस आधार पर हम आकलन करेंगे। हमें ये साफ तरीके से अपने चेतना का हिस्सा बनाना है कि हम एक युगांतकारी व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं, यानी समाज विकास के ऐतिहासिक क्रम में यहाँ तक ये समाज का पड़ाव आया है, ये अंतिम पड़ाव नहीं है। पूंजीवाद को अंतिम पड़ाव के रूप में घोषित करने, उसकी व्याख्या करने, उसको स्थापित करने, उसको प्रमाणित करने के बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर पूंजीवादी तंत्र की ओर से प्रयास हैं, लेकिन हमें स्पष्ट रखना चाहिए कि ये कोई अंतिम पड़ाव नहीं, और इसीलिए इसको बदलना है। और ये अपने आप नहीं बदलेगा, इसके बदलाव का ये संघर्ष है, वही कम्युनिस्टों का संघर्ष है। और इसीलिए हम एक युगांतकारी व्यवस्था परिवर्तन के जब संघर्ष में हैं, तो हम इस व्यवस्था को परिवर्तित करेंगे, तो इस व्यवस्था पर आज जो काबिज हैं, वो जो तबके जो सत्ता में हैं, वो हमें आगे तो बढ़ने नहीं देंगे, वो हमें पीछे धकेलेंगे। और ये बुनियादी संघर्ष है, तीखा संघर्ष है। ये जो चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों का जवाब देते हुए और अपने रास्ते को वैज्ञानिक आधार पर रेखांकित करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो संघर्ष है, ये शोषणकारी व्यवस्था के जितने भी चरण आए, उसमें ये अंतिम पड़ाव है। इसको ध्वस्त करने के बाद समाज की व्यवस्था, मानव समाज का विकास का क्रम शोषण विहीन समाज की ओर चला जाएगा। तो शोषणकारी व्यवस्थाओं का ये अंतिम पड़ाव है। तो इस अंतिम पड़ाव को जब हम ढहाना चाहते हैं, तो इस ढहाने का जो हमारा संघर्ष है, वो उतना आसान संघर्ष नहीं होगा। उसके वैसे परिणामों के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते, जैसे कि संसदीय पार्टियों की परिणामों के बारे में हम बात करते हैं कि वो पार्टी कल बनी और आज तो सत्ता में आ गई, वो पार्टी तो परसों बनी है लेकिन आज तो उसके हमें संसदीय आधार पर अपनी ताकत के बारे में समझने के लिए उसको एक पैमाने के रूप में इस्तेमाल करना एक बात है,
लेकिन उसको बुनियादी रूप से, बुनियादी आधार के रूप में मानना, ये मुझे लगता है कि हमारे साथियों की एक बुनियादी कम्युनिस्ट जो चेतना है उसकी कमी का प्रतीक है। तो मैं उन सभी साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि 100वां वर्ष जब हम पूरा कर रहे हैं तो हम अपने 100 साल के संघर्ष को, 100 साल के इतिहास को और 100 साल के प्रयासों को इस आधार पर न देखें कि आज हमारी ताकत संसदीय आधार पर कैसी हुई और क्या हुआ, बल्कि इस आधार पर देखें कि इस बीच में हमारे सामने जो चुनौतियां आई, जिस तरीके खतरे आए, उनसे हम क्या मुकाबला करने में सफल हुए या नहीं हुए, उन्हें रेखांकित करने में सफल हुए या नहीं हुए। और उनका, जैसे मैंने शुरू में कहा आपसे, कि बुनियादी तौर पर मजदूर वर्ग, मेहनत कश अवाम ही इस बुनियादी परिवर्तन की मूल ताकत है। तो इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी 100 साल से जो प्रयास कर रही है उसमें मेहनत कशों की आवाम को अपनी उनकी बुनियादी जीवन के सवालों के से इस तरह से संघर्ष शुरू करते हुए उनका सामाजिक एक संघर्ष को में तब्दील करना और एक राजनीतिक संघर्ष को तब्दील करना, इसका ये हमारा अथक प्रयास है। तो इस संदर्भ में ये जो चुनौतियां आई इन 100 वर्षों में, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, हमारे तमाम सारे साथियों ने इसके बारे में जिक्र किया, फिर भी रेफरेंस के तौर पर हमारी जो कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट आंदोलन का गठन हुआ, दुनिया के अंदर औपनिवेशिक व्यवस्था थी, हमारा देश भी गुलाम था, तो उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष, फिर आज़ादी के संघर्ष में वो तमाम सारी जो ताकतें शामिल थी, तो जो सत्ता में जो वर्ग आए उनकी शोषणकारी प्रवृत्तियां, उनकी विभाजनकारी प्रवृत्तियां, उनके खिलाफ संघर्ष, और वो सारे संघर्ष में चूंकि हम बुनियादी संघर्ष में हैं, इसलिए चाहे वो कोई पार्टी आई हो, चाहे कोई दल सत्ता में आया हो, लेकिन हमें स्पष्ट रखना है दिमाग में कि पूंजीवादी निजाम है, और इसलिए पूंजीवादी निजाम ने हमको कुचलने की, बिखेरने की, दबाने की, खत्म करने की जो भी उनके पास ताकत थी उसे प्रयास किया। लेकिन आज इस देश में हम एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में कायम हैं, हम एक हस्तक्षेपकारी शक्ति के रूप में कायम हैं। तो ये भी एक अपने आप में कम्युनिस्ट आंदोलन की बड़ी उपलब्धि है, और इसलिए 100वें साल के अवसर पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें इसी संदर्भ में अपनी बात को समझना है और इसी आधार पर आने के रास्ते के बारे में सोचना है। तो साथियों, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो तमाम सारी बातें हैं, हमें ये जहन में रखना है कि मानव समाज के विकास क्रम में ये जो लंबी, कठिन और सतत प्रक्रिया है, विभिन्न चरणों से गुजरी है, और आज जो हमारे सामने परिस्थिति है, इसलिए हमें अगर समझना है तो कुछ पूर्ववर्ती जो समाज व्यवस्थाएं रही हैं उनके खिलाफ जो संघर्ष हुए, वो संघर्ष कैसे कामयाब हो पाए, क्यों कामयाब नहीं हो पाए, क्यों विलंब लगा, इसको अगर स्पष्ट रूप से हमें समझना है, और मजदूर वर्ग की एकता को कायम करने में जो कम्युनिस्टों ने भूमिका अदा की और आज भी भूमिका अदा कर रहे हैं, क्योंकि उसी के जरिए परिवर्तन होगा, तो हम ये समझने की कोशिश करें कि पूंजीवाद की जो पूर्ववर्ती व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था, लगभग 1500 वर्ष से अधिक समय तक रही, और इस 1500 वर्ष से अधिक समय में ये ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि जो यूरोप के अंदर सामंतवाद का जो दस्तावेजी प्रमाण है कि 854 AD में वो स्थापित हुआ, और चीन का सामंतवाद उससे पुराना था। और हमारे देश के अंदर भी अगर हम सामंती व्यवस्था का ठीक से आकलन ना करें, मोटे तौर पर पकड़ें, तो मौर्य काल से हमारे देश के अंदर भी वो सामंती व्यवस्था का, तो लगभग 1500 वर्ष तक, ये 1500 वर्ष तक हमारे समाज की जो पूर्ववर्ती पीढ़ियां थी उनके खिलाफ संघर्ष करती रही, लगातार उन दमन का मुकाबला करती रही, दबाए गए, कुचले गए, मारे गए। वो भी तो मेहनत करने, शोषित अवाम था, लेकिन 1500 वर्ष तक वो व्यवस्था कायम रही, शोषणकारी व्यवस्था कायम रही, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो पाया। परिवर्तन की कोशिश हुई, तो ये जो कोशिश थी वो आपको पता है कि 14 जुलाई 1789 को ये फ्रांस की जो राज्य क्रांति थी, उस फ्रांस की राज्य क्रांति के जरिए दुनिया में पहली बार सामंतवाद को व्यवस्था को उखाड़ के एक पूंजीवादी राजतंत्र की एक व्यवस्था के रूप में उसको कायम किया गया 1789 में। और उसके बाद में कुछ दिन बाद वहाँ साहब नेपोलियन साहब आ गए, उन्होंने तानाशाही थोप दी, लेकिन
एक पूंजीवादी राजतंत्र की व्यवस्था एक व्यवस्था के रूप में 1789 में आई। अभी 1789 से लेकर अभी 2020 चल रहा है। तो ये पूंजीवादी जो निज़ाम है, उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उसके आधार पर हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, तो इस संघर्ष में क्या क्या पूंजीवादी निज़ाम ने नए नए रूप लिए, अपनी व्यवस्था का काम आपको मालूम है कि औपनिवेशिक गुलामी, साम्राज्यवादी स्वरूप, और आज जिस स्वरूप में हम देख रहे हैं वो क्या है? वो साम्राज्यवाद का नव उपनिवेशवादी उदारीकरण का, भूमंडलीकरण का के नाम पर वित्तीय पूंजी की तानाशाही है। तो अब ये जो पूंजीवादी व्यवस्था आई, उसके खिलाफ लगातार संघर्ष हुए। उन संघर्षों से 1789 के बाद, राज्य क्रांति के बाद, पूरी दुनिया के अंदर संघर्ष हुए। उन संघर्षों के को चूंकि वो ताकतें, मेहनत का अवाम उस तरीके से अपने आप को न तो रेखांकित कर पा रहा था, न अपनी भूमिका को पकड़ पा रहा था, इसलिए उन संघर्षों को कुचलते हुए वो अपने अपनी अलग अलग रूपों में अपनी शोषणकारी व्यवस्था को ज़्यादा निर्मम, ज़्यादा लुटेरी और ज़्यादा खूनी को कायम करते रहे। और इसलिए ये जो संघर्ष है आज हमारा संघर्ष जो है चुनौतीपूर्ण, इसको अगर समझने की कोशिश करें तो हमारे अनुभव क्या बताते हैं? हमें अनुभव ये बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर पूंजीवादी लूट, उसके खिलाफ संघर्ष और वैश्विक अनुभव, ये हमारे देश के कम्युनिस्ट आंदोलन के गठन की पृष्ठभूमि है। हमारे देश में जो कम्युनिस्ट आंदोलन गठित हुआ, वो कोई स्वतंत्र विचार के आधार पर, हमारे कुछ मनीषियों के देन के आधार पर नहीं, एक ऐतिहासिक रूप से, एक अनुभव के जरिए, एक वैज्ञानिक समझ के विकास के जरिए लगातार वैश्विक स्तर पर संघर्ष हुआ। उस संघर्ष को के आधार के अनुभव को लेते हुए हमारे देश के अंदर इस शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ कम्युनिस्ट आंदोलन का गठन हुआ। मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा कि कब 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी बनी, कितने लोगों ने, सब आपने अभी 5 व्याख्यान हो चुके और बाकी व्याख्यानों में इस विषय पर ज्यादा विस्तार के साथ बात कही गई। अब इसमें जो है हमें एक बात समझना है कि ये जो पूंजीवादी निजाम के खिलाफ लूट थी, निर्मम लूट थी, अमानवीय लूट थी, पर उस समय के मेहनत कश आवाम के सामने राजनीतिक रूप से, सांगठनिक रूप से, वैचारिक रूप से ये स्पष्ट नहीं था, स्पष्ट है वो समझने की स्थिति में नहीं थे कि ये व्यवस्था है क्या, कौन संचालित कर रहा है इसको, इसका स्वरूप क्या है, मेहनत कशों की जो दुर्गति और इसका कारण क्या है और इसका हल क्या है, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं था। तो इसलिए साथियों, हमें जब हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट आंदोलन और मेहनत कशों की एकता और संघर्ष के विकास में उनकी भूमिका को समझना चाहते हैं, तो फिर हमें ये समझना पड़ता है कि इस पूरे दौर में 1848 में मार्क्स एंगल्स ने जो कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र ये जो बनाया, और आपको मालूम है कि 1848 में जर्मनी भाषा में इसका प्रकाशन हुआ था और अंग्रेजी में 1888 में इसका प्रकाशन हुआ। मैं इसके कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र के इतिहास के बारे में नहीं कह रहा, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो घोषणा पत्र मार्क्स और एंगल्स ने जो लिखा, वो एक युगदृष्टा दस्तावेज था। वो मेहनत कश आवाम, मजदूर वर्ग की राजनीतिक क्या भूमिका हो सकती है, व्यवस्था परिवर्तन में कैसे वो रोल प्ले करेंगे, ये ऐतिहासिक उनके समक्ष जो भूमिका है, उनका ऐतिहासिक रूप से स्थान क्या है, इस सबको स्पष्ट करने के लिए वो दस्तावेज था साथ। तभी उस दस्तावेज में इस दस्तावेज ने भी हमारे देश के जो कम्युनिस्ट आंदोलन है उसको गठित करने में, उसको स्थापित करने में, उसको दिशा देने में, पूरी दुनिया के कम्युनिस्ट आंदोलन को, पूरी दुनिया के मजदूर आंदोलन को जिस तरह की दिशा दी, उसी तरीके से हमारे देश के कम्युनिस्ट आंदोलन को भी दिशा दी। तो इसमें कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में साफ लिखा है, मैं कुछ बिंदुओं को आपके आज के संदर्भ में रखना चाहता हूं जो आज के विषय से जुड़े हुए, कि ये उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा है कि अभी तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, चाहे वो मालिक और गुलाम का संघर्ष रहा हो, चाहे वो सामंत और बंधुआ का संघर्ष रहा हो, चाहे वो आज की तारीख में मजदूर वर्ग और पूंजीपति के बीच। तो उसमें स्पष्ट रूप से ये जो ऐतिहासिक विकास का क्रम है उसके बारे में ये पहली बार रेखांकित किया
कि ये जो इतिहास है वो अभी तक का जो समाज का इतिहास है, विकास का इतिहास है, वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। उन्होंने इसमें स्पष्ट ये बड़ी एक ऐसी दृष्टि हमको दी पूरी दुनिया के मेहनत कशों को, मजदूर वर्ग को, कि जिसके आधार पर एक क्रांतिकारी परिवर्तन की जिसमें हम लगे हैं उसका रास्ता खुला या उसके बारे में एक स्पष्ट समझ बनी। वो क्या था? ये कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा पत्र में लिखा है कि लेकिन ये पुराने जो व्यवस्थाएं थी उनकी तुलना में ये पूंजीवादी युग जो है उसकी विशेषता ये है कि इसने वर्गीय अंतर विरोधों को और सरल बना दिया है और समाज के समक्ष ऐसा इस रूप में आ गया है कि समझना साफ है। दो बड़े वर्ग, एक पूंजीपति वर्ग, एक मजदूर वर्ग, आमने सामने की स्थिति में खड़ा कर दिए समाज व्यवस्था ने। और इसलिए हमारा जो संघर्ष है, सत्ता परिवर्तन का संघर्ष, क्रांति का संघर्ष, समाज बदलाव का संघर्ष, इसमें ये पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर ये जो दो वर्ग आमने सामने खड़े हो गए, तो ये मार्क्स एंगल्स ने ये हमें दृष्टि दी, ये वैज्ञानिक आधार पर ये हमारे सामने स्पष्ट किया। और तीसरी बात उन्होंने लिखी, उन्होंने कहा इस कम्युनिस्ट वास्तव कि हमारा जो कोई मजदूर वर्गों के बहुत सारे अगर दल है तो उनके विरोध में हम कम्युनिस्ट पार्टी कोई अलग दल नहीं बनाती, पर कम्युनिस्टों का जो है काम वो चूंकि सरवारा के हित के अलावा उनका और कोई हित नहीं है, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी अगर है बन रही है तो उसको सरवारा वर्ग, मजदूर वर्ग, मेहनतकश वर्ग की एकता और संघर्ष को विकसित करने का ही उनका बुनियादी लक्ष्य रहेगा। तो इसलिए इस कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र में ये साफ लिखा है कि तीसरी बात कि मजदूर वर्ग के दलों के विरुद्ध हम कम्युनिस्ट अलग से कोई दल नहीं बनाते, क्योंकि सरवारा के हित के अलावा उनका कोई हित नहीं। चौथी बात इसमें जो हमारे आज के संदर्भ समझने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र जो है सभी साथियों को, कुछ साथियों ने पढ़ा होगा, मैं फिर आग्रह करता हूँ इस दौर में कम्युनिस्ट आंदोलन के 100वें वर्ष में आप उस दस्तावेज को जरूर पढ़ें, उससे बहुत सारी बुनियादी चीजें आपकी भी साफ होंगी। तो चौथा, सरवारा के इस आंदोलन को ढालने, बनाने और विकसित करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी कोई अपने संकीर्ण सिद्धांत पेश नहीं करती, वो समूचे सरवारा को आम हितों को दृष्टिगत रखते हुए आगे बढ़ती है। तो ये बहुत साफ है कि हिंदुस्तान में भी जो कम्युनिस्ट आंदोलन बना उसने अपने जो सरवारा का जो संघर्ष है उसको विकसित करने में, ढालने के लिए से छिपाने की कोई कोशिश नहीं की उसने, या अपने कोई संकीर्ण हित उस तरीके स्थापित नहीं किए, बल्कि साफ साफ अपनी बात को रखा। और इस तरीके साथियों ये जो पूरी परिस्थिति है, इस परिस्थिति के अलावा ये जिसने हमारी कम्युनिस्ट आंदोलन की यहाँ स्थापना में दिशा निर्देशक जो तत्व बनाए, एक और बात है उसके अंदर कि पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध संघर्ष में मजदूर वर्ग को विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। मतलब ऐसा कोई सीधी 2 दूनी 4 की लड़ाई नहीं है। तो आज अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास को और मजदूर वर्ग के आंदोलन, उसकी एकता के निर्माण और संघर्ष में योगदान को अगर हम रेखांकित करना चाहते हैं तो हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये ऐतिहासिक सत्य है और ऐतिहासिक तथ्य है कि ये जो पूंजीपति के विरुद्ध या पूंजीवाद के खिलाफ जो संघर्ष है मजदूर वर्ग का, उसको तमाम चरणों के से गुजरना पड़ता है। तो हर चरण, हर समय के समूचे आंदोलन का प्रभाव कम्युनिस्ट पार्टी सरवारा की दृष्टिकोण से प्रतिनिधित्व करती है। तो ये हमें देखना है कि अगर कोई एक चरण ऐसा है कि उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष है तो हमारी एक भूमिका है, हम लेकिन हमारी दृष्टि सरवारा की है, हमारी दृष्टि मेहनत कशों की है कि हमारी मेहनत कशों की अंतिम मुक्ति के लिए ये हमारी रणनीति होगी। तो इसलिए इसी के साथ साथ उसमें एक और बात जो स्पष्ट करी कि कम्युनिस्ट चारों ओर मौजूदा सामाजिक राजनीतिक प्रणाली के खिलाफ हर क्रांतिकारी संघर्ष का समर्थन करते हैं। मतलब हमारा एक अपना संघर्ष, लेकिन उसके अंदर अगर कोई दूसरा क्रांतिकारी संघर्ष है जो इस व्यवस्था परिवर्तन में मददगार है तो फिर कम्युनिस्ट बिना सोचे समझे उस संघर्ष का समर्थन करते, क्योंकि हमारी दृष्टि, हमारी सरवारा के जो हित है, मजदूर वर्ग के जो हित है, उनको हम पूरी तरीके से सामने और प्रमुख रखते हैं। तो इसी साथियों इस सब का निष्कर्ष क्या है? क्या उन्होंने कहा कम्युनिस्ट पार्टी के आखिरी में कि हम अपने विचारों और उद्देश्यों को छिपाते नहीं, हम स्पष्ट घोषणा करते हैं कि हम मौजूदा सामाजिक परिस्थिति को बलपूर्वक पलटकर अपने मकसद को प्राप्त करेंगे। तो
हमारे देश के अंदर कम्युनिस्ट आंदोलन में जब शुरुआत हुई तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के हालात क्या थे। 1920 अंग्रेजों की अपने में से गुलामी, सामंती जकड़, पिछड़ापन, और इसमें इतने आधुनिक विचार के आधार पर एक मतलब युगांतकारी परिवर्तन के विचार को उस समय लाना, उसके आधार पर संगठित करना, उसके आधार पर संघर्ष को विकसित करना, और जो मेहनत का आवाम था, मजदूर वर्ग उस समय, वो दरअसल वो मजदूर वर्ग के रूप में आया ही नहीं था, वो प्रक्रिया में था। हमारे देश के अंदर जो औद्योगिकरण है, मैं उस विषय पर नहीं जा रहा, मैं रेफरेंस के रूप में, क्योंकि ये जो विषय है कि मजदूर वर्ग की एकता और संघर्ष के विकास में कम्युनिस्टों के योगदान, तो ये जो ठोस परिस्थिति थी उसमें मजदूर वर्ग की भूमिका को, मजदूर वर्ग को पहले मजदूर वर्ग के रूप में रेखांकित करना, उसकी चेतना में व्यक्ति की जगह वर्ग को लाना, ये एक बड़ा संघर्ष था। और इसलिए ये जो हमारी जो कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा पत्र में जो प्रस्तावनाएं जो मैंने आपको आज के संदर्भ के साथ मैंने रखी, ये हमारी कम्युनिस्ट आंदोलन के, हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट आंदोलन की ये मार्गदर्शक प्रस्तावनाएं बनी, सिद्धांत बने, और इसके आधार पर भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार। तो इस पृष्ठभूमि के साथ हमारे सामने ये स्पष्ट है कि मेहनत का सवाम एक सामाजिक समुदाय के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक बदलाव की एकमात्र क्रांतिकारी शक्ति है। मजदूर वर्ग के रूप में राजनीतिक बदलाव वो लाएगा। ये अवधारणा या ये वैज्ञानिक सत्य या ये वैज्ञानिक समझ, ये जो कम्युनिस्ट आंदोलन के गठन की जो पृष्ठभूमि में तमाम सारे ऐतिहासिक रूप से, सामाजिक रूप से और वैश्विक स्तर पर जो तमाम सारे घटनाएं घट रही थी, या जो नए विचार आ रहे थे, या क्रांतिकारी दृष्टि से बहुत उपयोगी विचार आ रहे थे, इससे हमारे कम्युनिस्ट आंदोलन के हमारे देश के अंदर वो गठन हुआ, और उसके आधार पर वो उसी रूप में अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर पाए। और इसलिए कम्युनिस्टों के लिए अगर मेहनत कशों की एकता और संघर्ष का कार्य विकसित करना, ये कोई ऑर्नामेंटल वर्क नहीं है या कोई सेकेंडरी वर्क नहीं है हमारा, ये तो हमारा मूल वर्क काम है। इसी के आधार पर दूसरा आने वाला परिवर्तन होगा। इसलिए हमारे लिए, हमारे देश के अंदर कम्युनिस्ट आंदोलन ने इस बीच में इस तरह की परिस्थिति की है। ये जो पूरा घटनाक्रम घटा सामंतवाद के बाद, ये राज्य की दो ऐसे घटनाक्रम घटे जिन्होंने हमारे देश के कम्युनिस्ट आंदोलन को गठित होके और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आपको मालूम है कि जब कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र, जैसे मैंने कहा, 1848 में प्रकाशित हुआ, 1871 में, मतलब करीब 48 और 50 और 21, मतलब करीब 23-24 साल बाद, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो घोषणा पत्र था, उसको आधार बनाकर पेरिस कम्यून स्थापित हुआ फ्रांस के अंदर। उन्होंने पहली बार ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र में और जो दिशा दी गई और जो संघर्ष का, उससे पेरिस कम्यून स्थापित हुआ। ठीक है, वो उसकी अपनी कमजोरियां रही थी, सैद्धांतिक कमजोरियां थी, वो विषय नहीं है आज की, मजदूर किसान की एकता वगैरह वगैरह, वो सब अलग विषय है। लेकिन पहली बार दुनिया में ये एक मजदूरों की हुकूमत हो सकती है, वो कायम की गई। ठीक है, वो ज्यादा लंबा नहीं समय चला, 18 मार्च 1871 को बनी और 28 मई को कुचल दिया गया। दूसरी युगांतकारी घटना क्या घटी हमारे देश, जिसने हमारे देश की आजादी के आंदोलन के, क्रांतिकारी आंदोलन को मजदूर वर्ग की ताकत के रूप में उभारने का जो पूरा प्रयास था, वो थी अक्टूबर रेवोल्यूशन, रूस की क्रांति। रूस की क्रांति के जरिए इस पूंजीवादी युग में, जिसके बारे में लोग एक तब भी कहते थे और आज भी कहते हैं कि अंतिम अवस्था है, इस पूंजीवादी युग में पहली बार एक हुकूमत बनी, मजदूर वर्ग की हुकूमत। मजदूर वर्ग के नेतृत्व में समाज के तमाम मेहनतकश अवाम को संगठित करके राजनीतिक हस्तक्षेप करते हुए एक क्रांतिकारी बदलाव की प्रक्रिया को पूरा किया, जिसने दुनिया में दिखा दिया कि ये पूंजीवाद का अंत है। जो मार्क्स एंगल्स ने जो कहा तार्किक रूप से और व्यवहारिक रूप से भी वो संभव है, ये 1917 की अक्टूबर रेवोल्यूशन के जरिए संभव हुआ। तो इसलिए साथियों, इसने जो
अक्टूबर रेवोल्यूशन थी, उसने हमारे देश के अंदर मजदूर वर्ग की भूमिका को, मेहनत कशों की भूमिका के आधार पर हम हस्तक्षेप करेंगे अगर, तो समाज को शोषण विहीन समाज की ओर ले जाने की ओर अग्रसर हो सकती है, होंगे, ये विश्वास पैदा है। और इसीलिए उसने ये जो घटना घटी, उसने कम्युनिस्ट पार्टी के गठन और हिंदुस्तान का जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उस आज़ादी के आंदोलन को महत्वपूर्ण दिशा देने में काम किया और एक प्रेरक शक्ति के रूप में उसने काम किया। और उसके बाद का जो विकास हुआ क्रांति के बाद, जिस तरीके गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, बुनियादी जो मानव की जो समस्याएं, जिनको हजारों साल से लोग कहते हैं कि भाग्य का मामला है, बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन दुनिया में वो ऐसा व्यवस्था कायम हुई जिसने व्यवहारिक रूप से करके दिखा दिया कि ये आपकी फालतू की शोषण की व्यवस्था को बचाए रखने के लिए ये वैचारिक भ्रम के अलावा कुछ नहीं। यथार्थ में ये पूंजीवादी दानवी व्यवस्था है, जिसके चलते ये करोड़ों करोड़ मेहनत का तबाह है, और ये करोड़ों करोड़ मेहनत का सवाम मजदूर वर्ग के वैचारिक आधार पर पूंजीवाद को बदलकर समाजवाद ला सकते हैं, ये स्थापित हुआ। और उसने हमारे देश की में आज़ादी के आंदोलन जो चल रहा था उस समय, उसको भी प्रभावित किया, क्योंकि हमारे मुझसे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने इसके बारे में विस्तार से बात की है कि कैसे वो तमाम सारे षड्यंत्र केस लगे, कैसे क्या किस तरीके से हमारी भूमिकाएं आई, किस तरीके से आज़ादी के आंदोलन, पूर्ण स्वाधीनता का नारा, हमारी मेहनत का सब। लेकिन जो मोटी बात पकड़ने की वो है कि इसने ये जो घटना थी और कम्युनिस्ट पार्टी के गठन ने भारत के मजदूर वर्ग को एक दिशा देने वाला काम किया। और उसी के समय कॉमरेड लेनिन ने की एक थीसिस थी, उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई की थीसिस, उसमें उन्होंने जो प्रस्तावनाएं रखी, उन प्रस्तावनाओं ने हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग को, मेहनत का सवाल को राजनीतिक दिशा देने में बहुत बड़ी भूमिका है। वो क्या थी कि उन्होंने कहा कि उपनिवेशवाद के खिलाफ जो सभी राष्ट्रभक्तों को एकजुट करते हुए मजदूर और किसान की केंद्रीय भूमिका के साथ पूर्ण आजादी के लिए संघर्ष को आगे बढ़ा। मतलब जो भी देशभक्त है, जो भी उपनिवेशवाद के खिलाफ है, उसको एकजुट करो और उसमें मजदूर किसान की भूमिका को केंद्रीय भूमिका के रूप में विकसित करो। और ये जो मजदूर वर्ग की भूमिका लेगा तो इससे आने वाले दिनों में समाजवाद की लड़ाई आसान होगी। और दूसरा, हमारे देश के अंदर जो लूट को और शोषणकारी जो राज है, उसमें मजदूर वर्ग के नेतृत्व में मेहनत कशों के तमाम हिस्सों को संगठित करते हुए उस दिशा में ले जाने की उसको कोशिश करें। अब ये जो दो बात थी, इन्होंने हमारे देश के कम्युनिस्ट पार्टी ने उन कम्युनिस्ट पार्टी ने मेहनत कश आवाम को इस आधार पर व्यवस्थित, संगठित और दिशाबद्ध करने की कोशिश की। और वर्ग संघर्ष के जरिए परिवर्तन होगा और आमने सामने की स्थिति में मजदूर वर्ग एक निर्णायक भूमिका अदा करेगा। और इसलिए उन्होंने मजदूर वर्ग को गठन पर, मजदूर वर्ग के संगठन पर, मजदूर वर्ग की भूमिका को, चूंकि वो केंद्रीय है क्रांतिकारी परिवर्तन, इसी उन कम्युनिस्ट पार्टी ने हिंदुस्तान में भी उसको रख दी। और इसलिए ये संयोग नहीं है कि ये जो हमारे देश के अंदर कम्युनिस्ट आंदोलन के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और इसी वर्ष 100 वर्ष हमारे इस देश के अंदर संगठित मजदूर आंदोलन के भी 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 30 अक्टूबर को 1920 में AITUC की स्थापना हुई, तो एटक ने कोई संघर्ष पैदा नहीं किए, संघर्ष उससे पहले चल रहे थे, दमन के खिलाफ संघर्ष चल रहे थे। लेकिन उस संघर्षों को कम्युनिस्ट पार्टी के गठन के बाद पहली बार एक संगठित मजदूर आंदोलन को उन्होंने गठित किया, बड़ा योगदान है। और उसने जो मजदूर वर्ग है हिंदुस्तान को, सब तब तक बिल्कुल प्रारंभिक मजदूर वर्ग था, विकसित मजदूर वर्ग नहीं था यूरोप की तरह। लेकिन उस मजदूर वर्ग ने भी क्या भूमिका अदा की, जरा गौर कीजिए। अपने कारखाने के अंदर शोषण के खिलाफ संघर्ष को तेज किया, शोषणकारी व्यवस्था के दमन को, औपनिवेशिक दमन, उसका मुकाबला किया, और अपने रोजमर्रा के सवालों के वेतन और भत्ते के सवाल के साथ हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई को के साथ अपने आप को अपने लक्ष्यबद्ध किया उन्होंने, और आजादी की लड़ाई में भी भूमिका अदा की। वो ऐतिहासिक रूप से आप सारी उन घटना को जानते हैं, कैसे किस तरीके से नेवल विद्रोह के खिलाफ उन्होंने वो किया, कैसे हमारे देश के अंदर राजनीतिक हड़तालें हुई, और किस तरीके से
हमारे मजदूर वर्ग ने अपनी भूमिका को राजनीतिक भूमिका के रूप में तब्दील किया। तो ये जो हस्तक्षेप था, तो जो कॉमरेड लेनिन ने जो कहा कि तमाम सारे राष्ट्रभक्तों को इकट्ठा करके पूर्ण स्वाधीनता की हो, तो उसमें क्या किया उन्होंने? कम्युनिस्ट पार्टी ने और हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग ने कोई अलग से अपनी ढपली नहीं बजाई। ये जो आज़ादी की लड़ाई में तमाम राष्ट्रभक्त जो शामिल थे, ताकतें शामिल थी, चाहे हिंदुस्तान के पूंजीपति वर्ग थे, दूसरे मध्यवर्गीय वर्ग थे, जो संघर्ष में शामिल थे, बुद्धिजीवी लोग थे, निम्न पूंजीवादी बुद्धिजीवी वर्ग, तो मजदूर वर्ग ने उस पूरे संघर्ष को एकजुट रखा, आगे बढ़ाया, और उसमें जो उनकी जो ढील पोल थी, जो उनका ढुलमुलपन था, उसको दुरुस्त करने में मजदूर वर्ग ने भूमिका अदा की। इसलिए मुझसे पूर्ववर्ती वक्ता ने बताया आपको कि कैसे पूर्ण स्वाधीनता का नारा का जो प्रस्ताव था कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस का जो सम्मेलन था, उसमें वो कम्युनिस्ट पार्टी के पहल पर मजदूर वर्ग द्वारा घेर लिया उसको, पूरे सम्मेलन को, और उसमें रखा। और तब हिंदुस्तान का जो पूंजीवादी भूस्वामी वर्ग का जो कि तबके हैं, जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे, वो भी उन्होंने भी कह दिया अव्यवहारिक लड़ाई है, अव्यवहारिक नारा है। लेकिन मजदूर वर्ग की दृष्टि से ये देखा और मजदूर वर्ग ने वो भूमिका अदा की, और कम्युनिस्ट पार्टी ने उसके आधार पर मजदूर वर्ग को संगठित किया। तो ये बड़ा एक गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली योगदान है। और इसी साथियों, ये जो भूमिका थी, इस भूमिका को इस स्तर तक ले आए, ये कम्युनिस्ट पार्टी का योगदान है कि उन्होंने मेहनत मजदूर वर्ग को संगठित किया है राजनीतिक आधार पर, और मजदूर वर्ग के साथ साथ हिंदुस्तान के जो दूसरे मेहनत के सवाम थे उनको भी संगठित किया। सामंतवाद विरोधी संघर्ष तेज हुए, जैसे तेलंगाना का संघर्ष हो गया, पुन्नप्पा भारत संघर्ष हो, सब मुझसे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने बताया, मैं रेफरेंस के रूप में बता। तो मेहनत का अवाम की एकता मजदूर वर्ग के नेतृत्व में, तो मजदूर वर्ग की राजनीतिक भूमिका है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग को इस लायक बनाया कि वो जो सामंतवाद विरोधी संघर्ष होता था, तो उसके अंदर भी हस्तक्षेप करता था, मदद करता था उसको। जब उपनिवेशवाद के खिलाफ हिंदुस्तान के फौजियों ने विद्रोह किया, नेवल मिलिट्री, जब नेवल विद्रोह हुआ, तो उसको जो कुचलने की कोशिश की, तो उसको बचाने की कोशिश की। ये कोई भावनात्मक संघर्ष नहीं था। हमें ये इस मौके पर ये समझना है कि ये जो मजदूर वर्ग की भूमिका थी, कोई भावनात्मक संघर्ष नहीं था। वो अरे हमारे देश के नागरिक हैं, मारे जा रहे हैं बेचारे, उनका अंग्रेज गोली चला रहे, ना 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 ना। ये संघर्ष उसके स्पष्ट विचारधारा के आधार पर था कि मजदूर वर्ग की जो एकता है, मेहनत कश अवाम, तो फौज के अंदर भी जो लोग हैं वो हमारे देश के मेहनत कश अवाम का एक हिस्सा है, और वो अगर इस संघर्ष में है और हमारा संघर्ष उनके साथ जुड़ता है, और ये संघर्ष अगर एकाकार होगा, तो हिंदुस्तान के अंदर उपनिवेशवाद को खत्म करने के साथ साथ समाजवाद की ओर भी कदम बढ़ाया जा सकता है। तो ये साथियों, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ने जो दिशा दी मजदूर वर्ग को और राजनीतिक भूमिका के लिए उसको जो तैयार किया, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। और आप सब जानते हैं, आज़ादी के आंदोलन के बारे में आप सबको जानकारी है कि एक स्थिति ऐसी पैदा हुई कि जब हमारे देश के अंदर, हमारा देश और चाइना एक जैसा है, और हमारे देश के बाद कम्युनिस्ट पार्टी का गठन वहाँ हुआ, और हमारे देश के बाद आज़ादी, वहाँ चाइना में बाद में आज़ादी आई, 1949 में आज़ादी। हमारे देश की आज़ादी के समय भी वो परिस्थिति निर्मित हो गई थी, यहाँ मेहनत कशों की भूमिका के जरिए, मजदूर वर्ग की भूमिका के जरिए, मेहनत कशों की एकता के जरिए, फौज के तमाम सारे हिस्सों को एकजुट करते हुए ये परिस्थिति निर्मित हो गई थी इस देश के अंदर कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में न सिर्फ निर्णायक हस्तक्षेप की स्थिति बन रही थी, बल्कि इस निर्णायक लड़ाई को और अगले कदम की ओर अग्रसर करने की भी स्थिति बन रही। वो अलग बात है, वो इतिहास का दूसरा पहलू है कि वो किस तरीके से यहाँ के वर्गीय आधार पर लोगों ने इस बात से थर्रा कर, चूंकि सोवियत संघ था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, फांसीवाद की हार हो चुकी थी, हिटलर पराजित हो चुका था, समाजवाद की श्रेष्ठता कायम हो गई थी, साम्राज्यवाद डिफेंसिव स्ट्रगल में था। तो इसलिए उनको समझ में आया कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति ऐसी है कि हिंदुस्तान का मजदूर वर्ग अगर इसको अवसर मिला तो फिर निश्चित रूप से वो एक यहाँ ये उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष को तो पूरा करेगा, इस चरण को, इसको अगले चरण में भी ले जा सकता है। इसलिए वो समझौता हुआ वगैरह हुआ, सब आप इतिहास जानते हैं।